देखिए भाई, अब हमारा चैप्टर है इस समय, स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट, जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वो एक मैग्नेट की तरह उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो हमने पढ़ा है क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के तीन इफेक्ट होते हैं। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब वायर में करंट फ्लो होती है तो आपने देखा होगा वो गर्म हो जाता है। कोई भी डिवाइस है, बल्ब है, करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा, इट गेट्स हीटेड। ये कहलाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैग दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। जब वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तीसरा आता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये कहां देखने को मिलता है? केमिकल इफेक्ट सेल में, बैटरी में। क्या होता है सेल में? जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब इलेक्ट्रोलाइट में करंट, जैसे मान लिया हमने कहा एक सेल है, सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। कुछ भी हो सकता है, मान लिया H2SO4 है। तो जब करंट पास होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में डिकम्पोज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट। तो तीन तरीके के करंट के तीन तरीके के इफेक्ट हैं। हीटिंग इफेक्ट, जब हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे बल्ब है हमारे घर में, जिससे हम उसे जलाते हैं तो क्या होता है, वो बल्ब गर्म हो जाता है। बल्ब का गर्म होना क्या है? हीटिंग इफेक्ट। बल्ब है, रूम हीटर है, गीजर है, तो जब करंट फ्लो होने से कोई चीज गर्म हो जाए, हीटिंग, वो हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? जब वायर में करंट फ्लो हुई तो उसके चारों तरफ, आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। ये कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है? सेल में होता है, बैटरी में होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट ही तो है। जब करंट पास होगी तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में टूट जाएगा। तो ये तीन इफेक्ट है। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड इट।
दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी. सिंबल. रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई? बी. मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं. बी जो है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है. और एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? पढ़ा भी होगा आपने 10th में. टेस्ला. टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, एसआई. और जो सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, वो होती है गॉस. मैग्नेटिक फील्ड की जो सीजीएस यूनिट है डेट इज गॉस. एसआई यूनिट जो है वो टेस्ला. और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं. ये हमने इसके बारे में बताया. मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है? बी. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका सिंबल बी है. इसकी जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की वो टेस्ला है. और जो मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट है वो गॉस है. और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं. अब सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट में जो इफेक्ट देखा था वो ऑर्स्टेड ने देखा था. ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अगर हमारे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है. उसने क्या किया? एक ये करंट कैरिंग वायर लिया, ए बी. और इस वायर को आप किसी सोर्स से कनेक्ट कर दें. और ये हमने, और इस वायर के ठीक नीचे एक मैग्नेटिक निडल रख दी. मैग्नेटिक निडल क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाए. मैग्नेटिक निडल क्या होती है? जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेटिक निडल को रखेंगे तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये इसमें नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ. और ये मैग्नेटिक निडल कहाँ रखी है? इसके ठीक नीचे वायर के. और ये फ्री टू रोटेट है, यानी कि घूम सकती है. इट इज फ्री टू रोटेट. घूमने के लिए फ्री है. अब ये नॉर्थ ले लिया आपने, ये साउथ ले लिया. तो अगर हम इसको बनाएं, देखो डायग्रामेटिक, अगर हम पोल वाइज बनाते हैं, मान लिया ये हमने ले लिया. हमने इधर तो नॉर्थ लिया है, इधर साउथ लिया है. तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा. तो ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक वायर ले लिया ए बी.
hold the wire just above the magnetic needle. Hold the wire AB just above the magnetic needle, and this magnetic needle is free to rotate. घूम सकती है कहीं भी. क्या देखा उसने? उसने ये देखा कि जब करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ थी, जब करंट इस वायर में ए से बी की तरफ जा रही थी, तो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक निडल का वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया. जब करंट वायर में ए से बी की तरफ जा रही थी, तो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ? वेस्ट की तरफ. वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ. और जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, यानी कि बी से ए की तरफ कर दी, यानी कि क्या मतलब हुआ? व्हेन करंट थ्रू द वायर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी. करंट फ्लो किधर से किधर हुई? जब ए से बी की तरफ, तो क्या हुआ? नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल किधर किधर डिफ्लेक्ट हुआ? टुवर्ड्स वेस्ट. व्हेन, अब डायरेक्शन करंट की रिवर्स कर दी. डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड. करंट की डायरेक्शन क्या कर दी? रिवर्स कर दी, यानी बी से ए की तरफ. तो क्या देखा उसने? कि नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा. व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स बी टू ए, क्या हुआ भाई? नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल इधर डिफ्लेक्ट हुआ. जब करंट ए से बी की तरफ जा रही थी, तब तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, और जब बी से ए की तरफ जा रही है तो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट. अब ये जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट करती है? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो. तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्ट करना ये क्या बता रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी, तभी तो ये निडल डिफ्लेक्ट हुई. तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्ट होना क्या बताता है? कि कहीं ना कहीं किसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है. यानी जब हमने वायर में करंट फ्लो करी, तो उसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है. और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगी. तो ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया? कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से ये निडल डिफ्लेक्ट हुई. लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ऑस्टेड जो है वो ये नहीं बता पाया कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करती है. मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करती है.
ये नहीं बता पाया कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो उसके लिए आया बायोट सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। ये एक वायर है और इसमें मान लेते हैं करंट फ्लो हो रही है। इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये वायर करंट फ्लो हो रही है। तो करंट के फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है। अब उसने क्या किया, एक मान लेते हैं इस वायर की पूरी लेंथ ना लेकर के एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, डीएल। जैसे हम जनरली लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। मैग्नेटिक, तो बायो सेवर्ट लॉ क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, किसकी वजह से, इस एलिमेंट करंट एलिमेंट की वजह से, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट आई डी है। इस करंट एलिमेंट की वजह से जो करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, करंट एलिमेंट क्या है, आइडियल, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट आइडियल, कहां पर, एट डिस्टेंस आर, डिपेंड्स अपॉन। बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है। एक तो करंट पे डिपेंड कर रही है, जितनी ज्यादा करंट पास होगी इस वायर में, जितनी ज्यादा करंट पास होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा वायर में करंट बढ़ेगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दूसरा उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है किस पे, एलिमेंट की लेंथ पे। अगर ये एलिमेंट, जो लेंथ एलिमेंट लिया हमने, ये बड़ा ले लिया तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी यहां पर। अगर ये लेंथ एलिमेंट हमने बड़ा ले लिया तो उस बड़े एलिमेंट की वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तीसरा उसने कहा डिपेंड कर रहा है किस पे, साइन थीटा पे। थीटा ये है एंगल, आर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो एक तो बायोसेवर्ट के लॉ क्या है कि जो अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा।
एक तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ा दोगे एलिमेंट की तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। एक साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थीटा जो है वो डीएल और आर के बीच का एंगल है। और चौथी बात उसने कही कि मैग्नेटिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो फील्ड कम हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0 Q/r², आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये भी होगी। इन चारों को हमने कंबाइंड कर लिया तो क्या आ गया भाई, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर नीचे आ गया। और आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कांस्टेंट आता था यहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहां पर आएगा μ0/4π। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 आता है, यहां पर μ0/4π आई डीएल साइन थीटा, ये आपका बायो सेवर्ट लॉ है। बायो सेवर्ट लॉ, μ0/4π, μ0 क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या था भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कहलाती है यहां पर परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो परमिटिविटी कहते हैं, मैग्नेटिक में हम इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। और इन एसआई सिस्टम में μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये होती है। एसआई सिस्टम में μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। और इन सीजीएस μ0/4π की वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहां टेस्ला की जगह क्या आ जाएगा, गॉस। मीटर की जगह सेंटीमीटर, गॉस सीजीएस में हो गई, टेस्ला की जगह, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर एम्पियर। तो ये मैंने बताया बायो सेवर्ट लॉ। अब आता है बायो सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म। कि बायो सेवर्ट लॉ जो है उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। तो ये हमने अभी बताया, करंट फ्लो हो रही है, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, ये डीएल एलिमेंट लिया था, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी। क्या आई थी, मैग्नीट्यूड
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था भाई, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आया मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड किस किस बातों पे डिपेंड करी थी, एक तो आई पे, डीएल पे, साइन थीटा पे, और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। कांस्टेंट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4। वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, आर से ऊपर मल्टीप्लाई किया, आर से नीचे मल्टीप्लाई किया। वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हम आर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आर आर ये डिस्टेंस है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब यहां देखो, इसको मैंने क्या किया, डीएल के साथ आर लिख दिया। ये आर स्क्वायर और आर ये हो गया आर क्यूब। ये जो आर था ये हमने डीएल के साथ लिख लिया, डीएल आर साइन थीटा, और आर स्क्वायर और आर आर क्यूब ये हो गया। अब आपको पता है ए बी साइन थीटा क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी। ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी साइन थीटा का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। तो जरा देखना, डीएल आर साइन थीटा क्या हो गया, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये यहां पे रखो। तो डीबी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको क्या लिख दे हम, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, आर। ये बन गई वेक्टर फॉर्म। देख रहे हैं अब, ये वेक्टर फॉर्म बन गई। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो क्या किया आपने, ये तो केवल इतना पार्ट तो देखो मैग्नीट्यूड है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई करा, आर से डिवाइड करा। अब इस आर को हमने डीएल के साथ लिख लिया, डीएल आर साइन थीटा, और ये आर स्क्वायर और आर आर क्यूब। ए बी साइन थीटा का मतलब होता है ए क्रॉस बी, डीएल आर साइन थीटा का मतलब डीएल क्रॉस आर, लिख दिया डीएल क्रॉस में। ये वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर हम बताएं इसमें इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर हम इसी को यूनिट वेक्टर की टर्म में बताना चाहें, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और ये देख रहे हैं आप, वेक्टर भी लगा है और मॉड का साइन भी है। वेक्टर और मॉड दोनों लगे हैं, इसका मतलब वेक्टर खत्म हो गया। जब हमने वेक्टर के साथ में मॉड का साइन लगा दिया तो केवल मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर। अब इसी चीज को हम यहां कैसे करेंगे भाई, इसको यूनिट वेक्टर की टर्म में हम कैसे बनाएंगे। देखो इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं, यह ना आई डीएल क्रॉस, ये जो आर वेक्टर है इसके नीचे आर लिख दें, ये क्यूब था ना,
ये r की पावर 3 था, तो एक तो मैंने इसके नीचे लिख दिया और r स्क्वायर जो बचा वो अलग लिख लिया। तो वही ये जो r वेक्टर है उसके नीचे एक r तो यहां से ले लिया और r वेक्टर अपॉन r ये क्या होता है? ये होता है यूनिट वेक्टर। तो इसकी जगह पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, क्या बन गया भाई, dl क्रॉस r कैप अपॉन ये r स्क्वायर। ये आ गई बायो सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की टर्म आई dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, यूनिट वेक्टर की टर्म में ये वेक्टर फॉर्म हो गई। अब इसमें एक चीज और देखें, ये जो हमने फॉर्म बनाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? इस वेक्टर फॉर्म में dl और r की क्रॉस प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है? दोनों के परपेंडिकुलर। dl क्रॉस r ये जो वेक्टर आ रहा है ये दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, अगर मैं आपसे कहूं एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, ए क्रॉस बी किधर होगा? तो ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि डायरेक्शन क्या हुई मैग्नेटिक फील्ड की? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular दोनों के टू द प्लेन, वैसा प्लेन कंटेनिंग dl वेक्टर एंड r वेक्टर। एक ऐसा प्लेन जिसपे dl और r दोनों आ रहा हो, यानी देखो dl और r आ रहा है, इसमें dl और r इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, dl के भी परपेंडिकुलर हो और r के भी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इस फॉर्मूले से देते हैं, क्यों?